मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी भयानक कहानी जो शायद आपका चैन से सोना छीन ले। एक बात ध्यान से सुन लेना, जो अकेला सोता है वो ये कहानी बिल्कुल न सुने, क्योंकि ये कहानी सुनकर कई लोग अकेले सो नहीं पाए। और हाँ, जो 2-3 लोग साथ में हो वो भी अच्छे से कंबल ओढ़ लो, क्योंकि ये डर धीरे धीरे अंदर घुसता है। तो चलो अब कहानी शुरू होती है। 9 जून 2018। पहाड़ी इलाकों में मानसून बड़ा ही भयानक होता है। अक्सर यह तबाही का संदेश लेकर आता है। इस समय रात के समय पेट्रोलिंग करना कितना मुश्किल होता है, यह वही जानता है जिसे करना पड़ता है। टिटू, गाड़ी साइड में लगाओ, बारिश बहुत हो रही है, आगे तो रास्ता भी खराब है। जी सर जी। युवा पुलिस इंस्पेक्टर मोहित राव और कांस्टेबल टिटू थापा, आज रात इन दोनों की पेट्रोलिंग ड्यूटी है। आमतौर पर ऐसे तूफानी मौसम में कोई बाहर नहीं निकलता, लेकिन अभी हालात सामान्य नहीं हैं। शहर में भीतर ही भीतर अशांति की चिंगारी सुलग रही है। अगर थोड़ा भी मौका मिला तो वह दबा हुआ अंगार लपट बनकर पूरे शहर को जला सकता है। ऊपर से सख्त आदेश है, किसी भी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बारिश की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और बाहर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। पुराने चर्च के मैदान के पास बोलेरो गाड़ी का शीशा ऊपर कर दोनों बैठे रहे। थोड़ी सी तंद्रासी छा गई थी, लेकिन गाड़ी के शीशे पर लगातार किसी चीज के टकराने की आवाज से उनकी नींद जैसी अवस्था टूट गई और दोनों सतर्क हो गए। गाड़ी के अंदर की हल्की रोशनी में उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई अपने हाथ से लगातार शीशे को पीट रहा है। हैरान मोहित ने टिटू की ओर देखा। सर जी, लगता है कोई मुसीबत में है, मदद मांग रहा है। यू आर राइट। मोहित ने खिड़की का शीशा नीचे कर पूछा, कौन है? जवाब में सिर्फ तेज हवा की सनसनाहट सुनाई दी। घने अंधकार को चीरकर बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश की बौछारें उसके चेहरे को भिगो रही थीं। अचानक मोहित को दम घुटता सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर एक लोहे जैसी मुट्ठी कस दी हो। सर जी, क्या हुआ? क्या हुआ? टिटू चिल्ला उठा और मोहित को बचाने के लिए झपट पड़ा, लेकिन अगले ही पल वो भी स्तब्ध हो गया। उस अंधेरी रात के अजनबी ने अपना दूसरा हाथ टिटू के गले पर जकड़ लिया। उसके लंबे नुकीले नाखून टिटू की गर्दन की त्वचा चीरने लगे। वह कोई इंसान नहीं था, उसके शरीर में अमानवीय शक्ति थी। 2 ताकतवर जवान लड़ते छटपटाते हुए मौत की ओर बढ़ने लगे। 14 जून 2018। रात करीब 12 बजे का समय। कदम ने ऊपर आसमान की ओर देखा, शायद बारिश फिर से किसी भी पल शुरू हो जाए। पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। यह आपदा कब थमेगी कोई नहीं जानता। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ दिन पहले इस भयानक तूफान के बीच 2 पुलिस वालों की रहस्यमयी और भयानक मौत हो गई थी, इसलिए अब कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही। यह घटना पूरे शहर में तहलका मचा चुकी है, लेकिन कदम के लिए ये स्थिति फायदेमंद है। वो निश्चिंत होकर अपना काम निपटाकर लौट सकता है। बारिश की वजह से सड़कें बहुत फिसलन भरी हो चुकी हैं, इसलिए बाइक की गति धीमी रखनी पड़ रही है। नहीं तो अब तक वह अपने गंतव्य पर पहुंच चुका होता। बीच बीच में बिजली की चमक तलवार की धार जैसी काली रात को चीरती जा रही थी। अचानक एक झटका, ब्रेक लगाना पड़ा। फिसलन के कारण उसकी बाइक लगभग गिर ही गई थी। जैसे तैसे खुद को संभाल पाया। कौन है रे? इस तरह बीच सड़क पर खड़ा क्यों है? कदमी गुस्से में बोल उठा।
लेकिन सड़क के बीच खड़े उस लंबे कद वाले आदमी पर इसका कोई असर हुआ हो ऐसा नहीं लगा। वो व्यक्ति एक काले रंग का लंबा हुड वाला कोट पहने था। उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हुड भी बहुत नीचे तक खिंचा हुआ था। कदम ने बाइक स्टैंड पर लगाई और उस व्यक्ति के सामने जा खड़ा हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि वह आधी रात को किससे उलझने जा रहा है। जैसे ही कदम पास पहुंचा, वह अजनबी धीरे से अपना हुड हटाता है। बाइक की हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा देखकर कदम के पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा खूनहीन, पीला और दो जलते अंगारों जैसे चमकते हुए डरावने नेत्र। कदम कुछ क्षणों के लिए शब्दहीन हो गया। फिर धीमे स्वर में उसके होठों से बस एक शब्द निकला, पीटर। उसका मन चिल्लाया, भागो। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है, अजनबी के दोनों हाथ बिजली की गति से उसके सिर के दोनों तरफ आकर जकड़ लेते हैं। अगले ही पल एक झटके में कदम का सिर उछलकर बाइक की सीट पर जा गिरता है और उसका सिरविहीन शरीर धप की आवाज के साथ सड़क पर गिर पड़ता है। आसमान से बारिश और तेज हो गई। कदम के शरीर से बहता हुआ खून उस बारिश के पानी में मिलकर पहाड़ी मोड़ पर बहने लगा। मध्यरात्रि का आगंतुक, द मिडनाइट स्ट्रेंजर, अपना काम पूरा कर अब अगली शिकार की तलाश में निकल चुका था। अब दूसरी ओर पहाड़ की ढलान चढ़कर जागिया नाम का एक आदमी ऊपर की ओर जा रहा था। एक बड़े पत्थर के पीछे उसने खुद को छुपा लिया। रेनकोट से पानी चू रहा था और उसके कपड़े भीग चुके थे। पिछले कुछ दिनों से वह नीचे के एक पहाड़ी गांव में छिपा हुआ था। शहर में रहना उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। आज रात उसने अंधेरे में वापस शहर लौटने की ठानी थी, लेकिन ये बारिश उसे बहुत परेशान कर रही थी। तभी उसने अपने कंधे पर एक हाथ का स्पर्श महसूस किया। वह झट से पलटा। कौन? जागिया पूछ उठा। अजनबी कुछ नहीं बोला। जागिया ने अपने हाथ की 5 सेल वाली टॉर्च जलाई और रोशनी व बारिश की उस नाटकीय झिलमिलाहट में जो भयानक चेहरा उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल मानो थम ही गया। उसका गला सूखने लगा, सांसें तेज हो गईं। लेकिन उसे ज्यादा देर तक कष्ट नहीं सहना पड़ा। अगले ही पल उस अजनबी की नुकीले दांतों वाली काट उसके गले की नली को चीर कर रख देती है। जागिया हर दर्द से परे चला गया। उसका मृत शरीर लुढ़कता हुआ पहाड़ी ढलान से नीचे गिरने लगा। 19 जून 2018। सिरिल डिसूजा सो रही थीं। पति की मृत्यु के बाद वो इस छोटे से एक मंजिले घर में अकेली रहती हैं। अगले साल अस्पताल की नर्स की नौकरी से रिटायर होने के बाद वो दिल्ली में अपने बेटे के पास चली जाएंगी, यही सोच रखा था। भू उनके पालतू अल्सेशियन कुत्ते रॉकी की चीख से उनकी नींद टूट गई। रॉकी हर रात बगीचे में घूम घूम कर घर की रखवाली करता है, लेकिन आज वो लगातार भौंकता जा रहा है। सिरिल का मन घबरा उठा, जरूर कुछ हुआ है। शायद कोई चोर बगीचे में घुस आया है, वरना रॉकी ऐसा नहीं करता। वैसे सिरिल एक साहसी महिला है। एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में छाता लेकर वो बाहर निकल आईं। बगीचे की लाइट रात भर जलती रहती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रॉकी को जिस शेड में रहना चाहिए वह वहां नहीं था और अब उसकी आवाज भी बंद हो चुकी थी। सिरिल को वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बगीचे की भीगी मिट्टी में एक वयस्क इंसान के पैरों के निशान थे। उन्हें देखकर सिरिल गोलंज के पेड़ की ओर बढ़ी और वहां जो देखा उससे कांप उठी। रॉकी, माय चाइल्ड, वो रो पड़ी। उनके जीवन का एकमात्र साथी रॉकी खून से सना मृत अवस्था में कीचड़ में पड़ा था।
रॉकी उनके लिए बेटे जैसा था। उस मासूम जानवर को इतनी बेरहमी से किसने मारा? उसका धड़ और सिर अलग अलग पड़े थे। सिरिल वहीं घुटनों के बल बैठ गईं। दुख में डूबी हुई कुछ क्षण तक होशोहवास खो बैठीं। तभी उन्हें अपने पीछे किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ। वो तुरंत पलटीं और बगीचे की मध्यम रोशनी में जो चेहरा उन्होंने देखा, उसे देखकर वे चीख उठीं। काले लबादे में लिपटा वही अजनबी, जिसका वहां होना ही साबित करता है कि वह इस संसार का प्राणी नहीं था। उसके सीने पर एक छोटा सा गोल छेद था, जैसे बुलेट से बना हो। सिरिल कांपती हुई जमीन पर बैठ गईं। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था कि उनकी अंतिम घड़ी आ चुकी है। वो धीमे धीमे उनके पास आ रहा था। सिरिल ने ईश्वर का नाम लिया और मृत्यु के इस दूत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ ही देर बाद रॉकी और उसकी मालकिन दोनों के शव खून से लथपथ और बिखरे हुए पड़े थे। और उसी समय आधी रात के उस रहस्यमयी आगंतुक के होठों पर एक पैशाचिक मुस्कान तैर गई। 1 जुलाई 2018 रात 11 बजे। अपने पास लेटे हुए अरिन की ओर देखकर ब्रित्ती को संतोष हुआ। अरिन गहरी नींद में सोया हुआ था। वो एक बार सो जाए तो पूरी रात सोता रहता है। बहुत सावधानी से ब्रित्ती बिस्तर से उठ गई। जरूरत की कुछ चीजें बैग में रखीं और चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ी। मुख्य दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर उसने सब कुछ पूरी खामोशी से किया। अगर अरिन उठ जाता तो सारी योजना पर पानी फिर जाता। बारिश की परवाह किए बिना वो तेज कदमों से चलने लगी। उसे जल्दी पहुंचना था। सुदीप उसका इंतजार कर रहा था। पीछे के दरवाजे को खींचकर अरिन लगभग दौड़ता हुआ सड़क पर आ गया। वो देख सका थोड़ी दूर पर ब्रित्ती की लाल रंग की रेनकोट दिखाई दे रही थी। कहीं दूर बिजली चमकी। नमी से भरी हवा के साथ पहाड़ों की ओर से ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे मौसम में बिस्तर की गर्माहट छोड़कर ब्रित्ती कहाँ जा रही है? उन दोनों ने जून के मध्य में छुट्टी लेकर कोलकाता की यात्रा की थी। वहीं पहली बार अरिन के मन में संदेह की हल्की सी चिंगारी जगी थी। ब्रित्ती और सुदीप बचपन के दोस्त थे, ये अरिन को पहले से ही पता था। उनके बीच गहरी दोस्ती थी। अरिन ने खुले दिल से उनके रिश्ते को स्वीकार किया था। अब उनकी शादी को लगभग 1.5 साल हो गया था। शादी के 15 दिन बाद ही अरिन ब्रित्ती को साथ लेकर अपने कार्यस्थल आ गया था। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, जैसे हर नवविवाहित दंपत्ति के साथ होता है। उनका रिश्ता भी धीरे धीरे और गहराता जा रहा था। अरिन तो अब यह भी सोच रहा था कि वे 2 से 3 हो जाएं, यानी एक बच्चा। लेकिन इस बार कोलकाता जाने के बाद से अरिन को लगने लगा था कि उनकी उस सुरमय जिंदगी की लय कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। ब्रित्ती कुछ छिपा रही है अरिन से। कभी फोन पर फुसफुसाकर बातें करती है, कभी उसकी जानकारी के बिना चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। जब अरिन उससे सवाल करता तो वो अजीब अजीब बहाने बना देती। और इस बार जो कोलकाता जाना हुआ वो भी ब्रित्ती की जिद पर ही हुआ। 21 तारीख को अस्पताल में एक नया डॉक्टर ज्वाइन करने वाला था, लेकिन ब्रित्ती किसी भी हालत में कोलकाता जाना चाहती थी। अरिन ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि डॉक्टर झा अभी अभी मेडिकल पास करके आया है। उसे लेकर डॉक्टर राय को पूरे अस्पताल को संभालना भारी पड़ेगा। यहाँ का अस्पताल वैसे भी छोटा है, स्टाफ भी कम है। ऊपर से अस्पताल की अनुभवी और भरोसेमंद सिस्टर सिरिल की अचानक मृत्यु हो गई। लेकिन ब्रित्ती अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई। आखिरकार रो धोकर अरिन को छुट्टी लेकर साथ चलने को मजबूर कर दिया। आज सुबह ही दोनों लौटे हैं।
अरिन अब पूरी तरह से यकीन कर चुका था। सुदीप भी यहीं इसी शहर में आया है, क्योंकि वह देख चुका था कि वृत्ति का व्यवहार अचानक बहुत बदल गया है। और जब उसने थोड़ा सा गहराई से जांच की तो उसे पता चला कि वृत्ति छुपकर सुदीप से मिल रही है, जबकि पहले जब वे कोलकाता जाते थे दोनों मिलकर सुदीप से मिलते थे। सुदीप उनके घर भी आता था, यहां तक कि वृत्ति के मायके में सब एक साथ बैठकर बातें भी करते थे। तो अब ये छुप छुप कर मिलना क्यों? उनके वापस आने के 2 दिन पहले अरिन को खबर मिली थी कि सुदीप कोलकाता से बाहर कहीं चला गया है, लेकिन अब अरिन को पूरा यकीन हो गया सुदीप यही है, क्योंकि जब शहर में एक के बाद एक रहस्यमयी और भयानक मौतें हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वृत्ति का आधी रात को घर से यूं गुपचुप बाहर निकल जाना बिल्कुल सामान्य नहीं हो सकता। अरिन की आंखें आज की बरसाती धुंध की तरह धुंधली हो गईं। चाहे यह रिश्ता देखा भाला हो, लेकिन उसने वृत्ति को दिल से प्यार किया है। उसे कभी स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी कि वृत्ति उसकी मोहब्बत का ऐसा सिला देगी। अब वृत्ति तेजी से चलने लगी थी, जैसे उसे कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी हो। अरिन ने भी अपनी गति बढ़ा दी। कई दिनों की लगातार बारिश के कारण कब्रिस्तान का मैदान गोड़ी तक पानी में डूबा हुआ था। वृत्ति उस पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह खुद अपनी धड़कनों की आवाज सुन पा रही थी। कब्रों की लंबी कतारें, जिनके नीचे अनगिनत मृत आत्माएं विश्राम कर रही थीं। वृत्ति को ऐसा लगा मानो वे सभी अभी उठ खड़ी होंगी। आकाश में गरजते बादल और उस स्याह अंधेरे में हल्की बारिश की फुहारें। वृत्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक बहुत जोर से रोना आ गया। मैं यहां हूं, सुदीप की आवाज सुनाई दी। वृत्ति ने हाथ की टॉर्च उठाकर इधर उधर घुमाई। थोड़ी दूर पर उसे सुदीप दिखाई दिया। उसे देखकर वृत्ति के दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। सुदीप उसके पास आया और बोला, चलो। वृत्ति जैसे ही आगे बढ़ी, कब्रगाह के पानी में उसका संतुलन बिगड़ गया। तभी सुदीप ने उसे थाम लिया। वाह 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 वृत्ति, तुम मुझसे ऐसे विश्वासघात कर सकती हो? क्यों वृत्ति, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे प्यार में तो कोई कमी नहीं थी। अगर तुम उससे प्यार करती थीं, तो उसी से शादी कर सकती थीं। यह आवाज अरिन की थी। वो बहुत सावधानी और चुपचाप वृत्ति का पीछा करते हुए वहीं कब्रगाह तक पहुंच गया था, और वृत्ति को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ था। तुम यहां? कांपती आवाज में वृत्ति बोली। अरिन को देखकर उसका चेहरा फक पड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी की परत के पीछे स्पष्ट रूप से डर झांक रहा था। अरिंदा, तुम गलत समझ रहे हो हमें। सुदीप बोल पड़ा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। अरिन गुस्से से फुफकारते हुए बोला, लेकिन वृत्ति के कानों में कुछ भी नहीं जा रहा था। वो सिर्फ एकटक अरिन को देखे जा रही थी। दूर सड़क की रोशनी हल्की होकर उस जगह तक पड़ रही थी। लगभग अंधकार में भी उसे अरिन का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तभी वृत्ति अचानक दौड़कर अरिन के पास आई। उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तुम यहां क्यों आए? वो तुम्हें मार डालेगा। सोनू प्लीज तुम घर जाओ, मैं अपना काम खत्म करके लौट आऊंगी। अरिन स्तब्ध खड़ा था। वृत्ति की बातों का कोई सिर पैर उसे समझ में नहीं आ रहा था। उधर सुदीप ने अपनी रेडियम घड़ी देखी और घबराकर बोला,
12 बजने ही वाले हैं। बृत्ति, जल्दी चलो। अरिंदाह, आप घर जाइए। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिए। हम लौटकर सब कुछ बता देंगे, प्लीज हमारी बात मानिए। सोनू, प्लीज घर जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बृत्ति ने अरिन को कसकर गले लगाते हुए कहा। बृत्ति, जल्दी चलो, अब जरा भी समय नहीं बचा। सुदीप फिर बोला। जैसे ही दोनों वहां से जाने लगे, अरिन ने बृत्ति का हाथ पकड़ लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम दोनों क्या कर बताओ तो भी तुम यकीन नहीं करोगे। बृत्ति की आवाज अब बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। नहीं, मैं सुनना चाहता हूं। कौन मुझे मारेगा? गैंगस्टर पीटर डिसूजा की भूतात्मा। आर यू मैड? अरिन झल्ला उठा। मैं जानती थी तुम यही कहोगे। जरा सोचो तो कौन कौन मारे गए। इंस्पेक्टर राव, जिसने पीटर को गोली मारी थी। टिटू, जो उस समय उसके साथ था। कदम, जो पीटर की गैंग का गद्दार बन गया था। पुलिस का सोर्स जागिया, जो पीटर के खिलाफ सबूत जुटा रहा था। और अंत में सिस्टर सिरिल। और याद है उसी बारिश की रात अस्पताल में सिर्फ तुम और सिस्टर सिरिल ही थे जब पीटर को गोली लगने के बाद लाया गया था। तुमने ही कहा था कि पीटर की पत्नी रेबेका ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसे बचाने के बजाय मार डाला। रेबेका ब्लैक मैजिक की साधना करती थी। ये बात पूरे शहर को मालूम है। हर एक हत्या किस तरह से हुई जरा सोचो। वे सब बेहद क्रूर तरीके से मारे गए। सिस्टर सिरिल की मौत की खबर सुनते ही मुझे अनहोनी का आभास हो गया। हर 5 दिन के अंतर पर हत्याएं हो रही थीं। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब तुम्हारी बारी है, इसलिए जबरन तुम्हें लेकर कोलकाता भाग गई। मैं जानती थी तुम या तुम्हारे माता पिता इन सब चीजों पर यकीन नहीं करोगे। मेरा एकमात्र सहारा सुदीप था। बातों ही बातों में कब घड़ी की सुइयां आपस में लिपटकर 12 बजा गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। तभी कब्रिस्तान की जमीन में हल्का कंपन महसूस हुआ और वे दोनों चौंक गए। बृत्ति, देखो। सुदीप की घबराई हुई आवाज। उसके इशारे की ओर देखते ही वे देख सके। एक कब्र के भीतर से कोई परलौकिक आवाज आ रही थी। उस कब्र के पास एक औरत स्कर्ट और ब्लाउज में कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए खड़ी थी। कब्र के शिलालेख पर लिखा था, पीटर डिसूजा, जन्म 3 जनवरी 1972, मृत्यु 4 जून 2018। डॉक्टर, यू आर फिनिश। तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। तुम्हें लगा कोलकाता भागकर बच जाओगे? रेबेका की आंखों में जलता बदले का अग्नि और होठों पर एक क्रूर मुस्कान। अरिन, भागो। बृत्ति चीख उठी। एक पल भी नहीं बीता। रेबेका के हाथ की पिस्तौल गरज उठी। धाय! अरिन लहूलुहान होकर कीचड़ और पानी में गिर पड़ा। उसके पैर। डॉक्टर, मैं तुम्हारे सीने में अभी गोली मार सकती थी। मैं एक गैंगस्टर की पत्नी हूं, मेरा निशाना अचूक है। कई लोगों को सुला चुकी हूं मैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि पीटर खुद अपने मरने का बदला ले। तुम बहुत दिन तक बचते रहे। मुझे रोज रोज पीटर को जिंदा करने की ताकत नहीं है, इसीलिए तुम अब तक जिंदा हो। रेबेका की आवाज फुफकार की तरह आई। बृत्ति, तुम लोग भागो। अरीन ने जैसे तैसे कहा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वह कीचड़ और पानी में बैठे ही अरीन को कसकर पकड़ लेती है। अब पिशाच रूपी पीटर बिल्कुल उनके करीब आ चुका है। उसके शरीर से उठती सड़ीगली गंध हवा में भर गई है।
सुदीप ने अरीन को घसीटकर उठाने की कोशिश की, लेकिन भागने का रास्ता बंद था। उधर रेबेका हथियार ताने खड़ी थी। अरिन अब पूरी तरह निराश हो चुका था। आज ये राक्षस उन सबका अंत कर ही देगा। पीटर के नुकीले नाखून धीरे धीरे अरीन के गले में धंसने लगे। ब्रित्ती की चीखें और रेबेका की पिशाचिनी हंसी ठंडी हवा के साथ मिलकर पहाड़ों से टकरा रही थीं। सुदीप ने लाचार होकर पीटर की जबड़े पर मुक्का मारा, पर किस्मत शायद आज किसी और राह पर थी। पीटर ने लाल खून जैसी आंखों से सुदीप की ओर देखा और एक अदृश्य शक्ति से सुदीप को लगभग 10 हाथ दूर फेंक दिया। अब अरीन की सांसें धीरे धीरे थम रही थीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ओ ओ ओ पीटर की अलौकिक चीत्कार से आसमान और जमीन कांप उठे। पीटर अचानक अरीन का गला छोड़कर लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। दरअसल सुदीप ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली थी और उसमें मौजूद कोई पवित्र तरल पीटर पर फेंका था। यह मंत्र पाठित जल था, जिसे 12 बजने से पहले पीटर की कब्र पर छिड़कना था, पर घटनाओं के बवंडर में वो भूल गया था। तू सोचता है इस तरह डॉक्टर को बचा लेगा? रेबेका फिर से मंत्र बुदबुदाने लगी। पीटर धीरे धीरे फिर से अपनी पहली अवस्था में लौट आया और एक बार फिर अरीन पर टूट पड़ा। अब की बार अरीन के गले से खून की एक पतली धार बह रही थी। मौत उसके और करीब आ चुकी थी। ओ ओ ओ आ पीटर की चीख गूंजी, क्योंकि अचानक हवा को चीरती हुई एक चांदी की छुरी आकर उसकी पीठ में धंस गई और फिर एक चांदी की गोली उसके सीने के बाएं हिस्से में जा लगी, वहीं जहां किसी जीवित इंसान का दिल होता है। उसी क्षण फादर जोसेफ और फादर एंड्रू भागते हुए वहां पहुंचे और अरिन, ब्रित्ती और सुदीप के हाथों में 3 पवित्र क्रॉस मंत्र पाठित क्रूस पकड़ा दिए। नो ओ ओ फादर, आप ऐसा नहीं कर सकते, रेबेका चीखकर बोली। वह कुछ और बड़बड़ाने लगी, लेकिन उससे पहले ही पिशाच रूपी पीटर के शरीर में आग लग गई। जैसे जैसे पीटर जलने लगा, रेबेका की आंखें बाहर की ओर निकलने लगीं और वह खुद भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। पीटर का शरीर राख बन गया और उसी के साथ रेबेका की जीवन ज्योति भी बुझ गई। 5 जुलाई 2018। फादर जोसेफ अपना भीगा हुआ छाता बरामदे में रखकर अंदर आते हैं। सोफे पर बैठे अरिन की ओर देखकर कहते हैं, तो बेटे अब कैसे हो? अरिन कहता है, अब ठीक हूं, कल ही अस्पताल से छुट्टी मिली है। फादर मुस्कुराते हैं, मुझे पता है। अरिन की आवाज भर आती है, आप और फादर एंड्रू न होते तो मैं आपका कैसे धन्यवाद दूं? फादर ने गंभीर होकर कहा, नहीं बेटे, धन्यवाद तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे इस मित्र को जाना चाहिए। सबसे पहले ब्रित्ती को ही संदेह हुआ था कि जो लोग मारे जा रहे हैं वे सभी लोग किसी न किसी रूप में पीटर की मौत से जुड़े थे। और रेबेका, जो काले जादू की साधना करती थी, उसकी बातें उसने तुम्हारे स्टाफ से सुनी थीं। इन बातों को जोड़कर ब्रित्ती मेरे पास आई। मैंने भी थोड़ी जांच पड़ताल की और पाया कि उसकी आशंका निराधार नहीं है, मगर मेरा खुद का अनुभव कम था, इसलिए मैंने उसे फादर एंड्रू के पास भेजा। उधर जैसा कि गणना से तय था, सिरिल की हत्या के 5 दिन बाद तुम्हारी बारी थी। तभी ब्रित्ती ने समझदारी दिखाते हुए तुम्हें लेकर कोलकाता चली गई थी।
क्योंकि उसे मालूम था कि तुम इन सब बातों पर यकीन नहीं करोगे। फादर जोसेफ बोल रहे हैं। ब्रित्ती ने ही फादर एंड्रू से संपर्क किया था, और वो भी सुदीप की मदद से। अगर उस दिन तुम क्रिस्तान में ब्रित्ती के पीछे पीछे न पहुंचे होते तो सब कुछ ठीक समय पर हो सकता था। फादर एंड्रू ने जो मंत्र पाठ किया हुआ जल दिया था। अगर उसे समय रहते पीटर की कब्र पर छिड़क दिया जाता तो उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती। फिर जब वह जिंदा होता तो किसी को नुकसान पहुंचाने लायक नहीं रहता और हम उसे आसानी से नष्ट कर सकते थे। ये कहकर फादर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। अरिन चुपचाप बैठा रहता है। ये सब बातें उसे ब्रित्ती पहले ही बता चुकी है और वो अंदर से पछतावे और शर्म से भर गया है। उसने उस रात ब्रित्ती और सुदीप को जो बातें कही थीं, वो उसे आज भी कचोटती हैं। हालांकि दोनों ने उसे माफ कर दिया है। उसी समय ब्रित्ती कमरे में ट्रे लेकर आती है और पूछती है, लेकिन फादर, रेबेका का क्या हुआ? सुदीप भी कहता है, हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था। फादर जवाब देते हैं, मेरे बच्चों, यही है शुभ और अशुभ शक्तियों के बीच का अंतर। अगर तुम शुभ शक्ति का प्रयोग करो तो वह कभी तुम्हारा नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अशुभ शक्ति तुम्हें ही खा जाएगी। जैसे रेबेका के साथ हुआ। जब उसकी शक्ति निष्क्रिय हुई तो उसी शक्ति के बोझ से वह स्वयं नष्ट हो गई। समाप्ति की भावमय पंक्तियां। खिड़की से धूप आ रही है और फर्श पर जैसे अल्पना, रंगोली सी रच रही है। आंधी तूफान और बुराई के बादल हट चुके हैं। पहाड़ की गोद में एक नया सूर्य उगा है। मध्यरात्रि का आगंतुक अब भूतकाल का भय बनकर रह गया है। शहर फिर से जीवन और उल्लास से भर रहा है। एक कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लो। इसमें होगा आपका और मेरा नजदीकी बढ़ जाएगा और आने वाली वीडियो जल्दी आप तक पहुंच जाएगा।